Hello people, another JEE Advanced 2025 question, 100% copied from Miradov. एक मैंने पिछली बार डाला था, वो तो चलो फिर भी इंस्पिरेशन था. इसको देखो आप, मज़े आ जाएंगे. बाय द वे, इस क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा फास्ट सोल्यूशन दूंगा. ध्यान से समझना, एंड तक देखना, लेवल अप हो जाएगा. और सोल्यूशन समझने के बाद इसका आंसर आपने हमेशा याद रखना है अगर आप एक सीरियस जेईई एस्पिरेंट हैं. तो लेट्स हिट इट. पहले इरोडोव का क्वेश्चन देखते हैं. 1.175 है. कहता है देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m1 कोलाइड्स इलास्टिकली E इक्वल टू 1 with a stationary particle of mass m2, and this is a very important information. heavier mass ने lighter mass को जो stationary है आके hit किया है, oblique collision है. find the maximum angle through which this striking particle may deviate. ये standard scattering experiment होता है. तो मैं आपको इसका solution देता हूँ पहले. तो इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, फिर आपके पास एक दूसरी ऑब्जेक्ट है और दूसरी ऑब्जेक्ट का मास m2 है. अब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, m2 स्टेशनरी है, m1 किसी v वेलोसिटी से आके इसको ऑब्लिक हिट कर रहा है और m1 जो है वो m2 से बड़ा है. तो ऑब्वियस सी बात है कि हिट करने के बाद ये कुछ यहाँ चला जाएगा, ये कुछ यहाँ चला जाएगा. तो इसका कितना मैक्सिमम डिविएशन है वो निकालना है. फास्टेस्ट सोल्यूशन इसका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में होता है. तो मैं आपको दो बातें बता दूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, कि इन सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, m1 v1 प्लस m2 v2, वो तो रेस्ट पे है, अपॉन m1 प्लस m2. ये वेलोसिटी cm की है. अब हमेशा याद रखना कि अगर आप cm पे जाके बैठ जाओ तो cm फ्रेम में किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हमेशा जीरो होता है और cm फ्रेम में किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है. ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू cm, लेट्स से, तो वो हो जाएगी v2 माइनस vcm. इसकी तो जीरो है और vcm ये रही. माइनस का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आपको लगेगा कि 2 मेरी तरफ आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी है, vcm, और आप सेंटर ऑफ मास ही यही मान लो. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू cm, v1 माइनस vcm. vcm कितना है, इतना है. जब आप इसको निकालोगे ये आ जाएगा बच्चों m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v. तो एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास पे बैठ के आपको m1 की दिख रही है, एक m2 की दिख रही है. अगर इस वेलोसिटी को m2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम आ जाएगा cm फ्रेम में. दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, विच मीन्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटल मोमेंटम जीरो है. अब वो cm फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, आप मुझे अब एक बात बताइए. अगर मैं सेंटर ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इंपल्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम थ्रू आउट द कोलिजन आफ्टर बिफोर कंजर्व्ड है. ये ट्रू है इवन इफ कोलिजन इज इलास्टिक और इन इलास्टिक. लेकिन साथ ही साथ मुझे एक और बात पता है कि कोलिजन तो परफेक्टली इलास्टिक है. अब इलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है. इन दो बातों से ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है. पता है क्या, एक तो ये कि मोमेंटम जीरो है. मोमेंटम जीरो तभी हो सकता है जब दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट हो. तो अगर एक का p है तो एक का माइनस p होएगा, ठीक है, तभी टोटल मोमेंटम जीरो आएगा. तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम जीरो होना है. साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है. अब क्योंकि फाइनल मोमेंटम भी जीरो है तो फाइनल अगर एक का p1 मान लूं तो दूसरे का माइनस p1 आएगा. लेकिन मजे की चीज क्या है कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो, p स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m. ये है काइनेटिक एनर्जी cm फ्रेम में बिफोर कोलिजन. फाइनली भी मोमेंटम जीरो है तो मैंने मान लिया कि एक का p1 है तो दूसरे का माइनस p1 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दी. तो आप देख रहे हो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई इससे कि p इक्वल टू p1. और यही इस क्वेश्चन की माइंड ब्लोइंग ट्रिक है कि cm फ्रेम में एक्चुअली में जितना मोमेंटम किसी एक बॉडी का टक्कर से पहले था
टक्कर के बाद भी मोमेंटम उतना ही नजर आएगा, यानी कि सेम वेलोसिटी नजर आएगी सीएम फ्रेम में इवन आफ्टर द कोलिजन, बस सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदल गई होगी। इसका मतलब यह है कि सीएम फ्रेम में अगर मैं पार्टिकल 1 की बात करूं तो पार्टिकल 1 के पास इतनी वेलोसिटी थी टक्कर से पहले राइट डायरेक्शन में, तो टक्कर के बाद भी स्पीड तो इतनी ही होगी, बस एंगल बदल जाएगा। तो मैंने क्या माना, मैंने ये मान लिया कि वो एंगल जिस पे सेंटर ऑफ मास को ये बॉडी जाती दिख रही है वो ये है, और वो वेलोसिटी बाय द वे कितनी है जो सीएम को दिखाई देगी, ये देखो m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v। याद रहे कि ये वेलोसिटी किसके फ्रेम में है, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है आफ्टर कोलिजन। अब अगर इस वेलोसिटी में मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दूं तो ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी आ जाएगी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये रही। ये मुझे पता है कि टक्कर से पहले और बाद में हमेशा सेम है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी खुद कितनी है VCM, वो है m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v। तो पीपल वेलोसिटी ऑफ ये पता है क्या है, m1 विद रिस्पेक्ट टू cm, ये जितनी पहले दिख रही थी टक्कर से उतनी ही बाद में दिखी, बस एंगल चेंज हो गया। वो एंगल विद रिस्पेक्ट टू cm ये रहा, प्लस cm की वेलोसिटी ऐड कर दी, तो जो ये रिजल्टेंट आएगा ना ये है वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन, और इस एंगल को मैं कह रहा हूं थीटा। ये वो एंगल है जिससे इसका मोशन डिविएट हुआ है, इसको मुझे मैक्सिमम करना है। तो यहां भी मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, और ये हमेशा तब काम करती है जब एक वेक्टर फिक्स हो और दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड में फिक्स्ड हो लेकिन डायरेक्शन में फिक्स ना। तो ये तो सीएम की वेलोसिटी है, ये तो हमेशा फिक्स्ड है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ द कोलिजन दूसरे की वेलोसिटी का एंगल चेंज हो सकता है। तो अगर मैं इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक सर्कल इमेजिनरी ड्रॉ कर दूं, सोचना जरा, ये वेक्टर सीएम की वेलोसिटी फिक्स है, ये वेक्टर उसको दिख रही है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी है। तो होगा पता है क्या, जैसे जैसे ये वेक्टर इस सर्कल पे मूव करेगा वैसे वैसे रिजल्टेंट भी इस सर्कल पे मूव करेगा, और बच्चों उस रिजल्टेंट का मैक्सिमम एंगल ये आएगा जब ये वेक्टर इस सर्कल की टेंजेंट बन जाएगा। इसके बाद ये वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर यहां था ना, ये वेक्टर एक्चुअली यहां पहुंच जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, और आपका आंसर आ गया। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे पूछूं, हाँ व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ थीटा मैक्स, तो बोलो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, 90 के ऑपोजिट, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये कितना है बोलो, m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ये रहा, वो कितना है m1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स v। गाइस ये रहा आपका आंसर, थीटा मैक्स साइन इनवर्स m2 बाय m1। जनरली इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम में किया जाता है, कोसाइन का फंक्शन बनाया जाता है, फिर उसको साइन को डिफरेंशिएट किया जाता है और जीरो किया जाता है। इससे सिर्फ एक डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक क्या है। नंबर 1, सीएम फ्रेम में ओवरऑल मोमेंटम जीरो है, तो अगर एक का पी है तो एक का माइनस पी होगा। दूसरा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है और फाइनली भी मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल भी उस मोमेंटम की वैल्यू पी ही आ जाएगी। यानी कि सीएम फ्रेम में m1 की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। वो डायरेक्शन कितनी चेंज हो ताकि ओवरऑल मैक्सिमा थीटा आ जाए। ये रहा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, साइन इनवर्स m2 बाय m1। ये था एरोडोफ। अब जेईई एडवांस 2025 देखो, रुको, जेईई एडवांस 2025 दिखाता हूं आपको। ये देखो जी, सेम क्वेश्चन, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल 1 का मास 2m दे दिया,
एक स्टेशनरी का मास m दे दिया और वो भी कोलिजन इलास्टिक दे के एंगल थीटा को मैक्सिमम कर दिया। अभी निकाला है वो साइन इनवर्स कितना था, m2/m1, तो साइन इनवर्स m/2m, साइन इनवर्स हाफ, एंगल इज 30 डिग्री। लो, और वैसे ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन आपके सामने है। इसी पेपर का पहला क्वेश्चन भी रडोल्फ की कॉपी था, इसी क्वेश्चन का दूसरा तो कॉपी क्या, ये तो मतलब कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। तो इसलिए रडोल्फ को ध्यान से करो अगर आप जेई के एस्पिरेंट हो तो। ओके, थैंक यू।